नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे जैवमंडल यानी बायोस्फीयर क्या है, जिसमें हम उसमें उसके अलग अलग घटक देखेंगे। उसके संगठन के स्तर कौन से हैं, अलग अलग प्रजातियां जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, फिर संक्रामिका और एज इफेक्ट देखेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, बायोस्फीयर मतलब पृथ्वी के जो समस्त जीव है तथा उनके आसपास का जो भी पर्यावरण है जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। मतलब उससे क्या होती है, जैवमंडल की रचना होती है। तो ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे जीवन पाया जाता है, जिसमें अलग अलग जैविक और अजैविक घटकों का संतुलन होता है। जैसे कि जो भी अजैविक घटक है वो जैविक घटकों के लिए एक संतुलन बनाते हैं और जैविक घटक भी अजैविक घटकों के लिए एक संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे जीवन पाया जाता है और ये जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों का जटिल तंत्र है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक एक साथ मिलकर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। फिर बायोस्फीयर में पृथ्वी की भूमि आती है, जल आता है, वायु आता है। मतलब जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों चीज़ें जैवमंडल में आती है। इसमें जो भी संगठक हैं तो वो इन तीनों में, जैसे कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल में रहते हैं, जिसके भीतर वो अनेक छोटे बड़े पारितंत्रों जैसे काम करते हैं और ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट है जैवमंडल के 3 प्रमुख उपविभाजन हैं या घटक बोल सकते हैं, जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो ये डिटेल में देखेंगे हम। तो देखो, स्थलमंडल जो है उसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत होती है जो मिट्टी, चट्टानों, खनिजों से बनी होती है, जिस पर हम चलते हैं, जहाँ पे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र विकसित होते हैं। तो इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, जैसे कि मिट्टी है। मिट्टी का क्या उपयोग हो सकता है, तो इसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। फिर नेक्स्ट है चट्टान, जो कि पृथ्वी की सतह को स्थिरता प्रदान करती है। क्या करती है, स्थिरता प्रदान करती है। और विभिन्न खनिजों का स्रोत है, मतलब बहुत सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं। फिर खनिज, इसका क्या उपयोग होता है, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं और जीवों के पोषण में सहायक होते हैं। फिर लिथोस्फीयर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे कि मिट्टी में मौजूद खनिज और जल पौधों को, जड़ों को पोषण प्रदान करते हैं। फिर आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि मनुष्य, जानवर और सूक्ष्म जीवों के लिए ये एक प्राकृतिक आवास के तौर पर कार्य करता है। फिर भू आकृतियों का निर्माण करता है, जैसे कि पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, ये सभी है। जैसे कि पर्वत की बात की जाए तो हिमालय का पर्वत, आल्प्स पर्वत। मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो जल और मिट्टी से बना होता है। फिर पठार है, जैसे कि दक्कन का पठार। फिर मरुस्थल, जैसे थार मरुस्थल। तो ये सब है। और फिर मिट्टी में रहने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं तो पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक। फिर नेक्स्ट है जलमंडल यानी मतलब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी के सभी जल स्रोतों को संदर्भित करता है जो जीवन के लिए अनिवार्य घटक है। इसमें क्या क्या आता है, महासागर, नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल और बर्फ की चादरें, ये सब शामिल है। तो इसके प्रमुख घटक अभी हमने देखे। फिर महासागर जो है उसमें लगभग जो पृथ्वी के पूरे भाग का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो उसमें से ये 71% में से 97 पार्ट जो है वो महासागरों में पाया जाता है। फिर नदियाँ जो है वो मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है, जैसे कि अलग अलग नदियाँ, गंगा, नील, अमेजन नदी। फिर झीलें, जैसे कि मीठे और खारे पानी की झीलें रहती है। फिर भूमिगत जल, जो कि मिट्टी और चट्टानों के नीचे जमा रहता है। फिर बर्फ़ की चादरें, ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊंचे पर्वतों पर बर्फ़ की मोटी परतें होती हैं। तो देखो, ये 71% भाग जो है उसका सिर्फ 2.5% पानी जो है वो मीठा पानी और पीने लायक है, जो पूरा पृथ्वी पर यूज़ किया जाता है। फिर जो जल चक्र है उसको संचालित करता है हाइड्रोस्फीयर, जिससे वर्षा और जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। और ये जीवों के लिए भी
और उनके अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। जैसे कि सभी जीव जो है वो उनके लिए पानी बहुत अनिवार्य है और ये जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और फिर एक चीज़ है जो कि समुद्री पारितंत्र है। तो उसमें क्या होता है, समुद्री पारितंत्र में जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोस्फीयर से ही क्या होता है, उसमें रहने वाले जीवों की विविधता अत्यंत विशाल होती है, जैसे कि मछलियाँ, प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री घास। उसके बाद है वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है जो कि पृथ्वी को घिरे हुए गैसों की परत है जो जीवन को बनाए रखने में मदद करती है और ये पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखता है और जैवमंडल के अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। तो इसमें मुख्य रूप से देखो कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें हैं। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% और बाकी जो गैसें हैं वो 1% है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, जलवाष्प, ये सब जो है तो वो है। उसके बाद है एटमॉस्फेयर की परतें जो है वो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ये सब है। तो क्षोभमंडल जो है 12 से 15 किलोमीटर तक होती है, फिर समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होती है, मध्य मंडल 50 से किलोमीटर तक होती है, आयनोस्फीयर जो होती है वो 50 से 600 किलोमीटर और एक्सोस्फीयर 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर, जहाँ पे उपग्रह संचालित होते हैं। क्षोभमंडल में जलवायु और मौसम परिवर्तन होता है। फिर समताप मंडल में जो यूवी रेज वगैरह है, यहाँ पे ओजोन लेयर होती है। फिर मध्य मंडल में उल्काएं जलती है। फिर आयनोस्फीयर में रेडियो संचारण में होता है और उपग्रह बाहरी परत में एक्सोस्फीयर में होते हैं। फिर इसका महत्व क्या है, जीवन को बनाए रखते हैं, उसके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। फिर सूर्य की हानिकारक किरणों जो है वो हम आगे देखेंगे, उससे भी रक्षा करते हैं। फिर जलवायु और मौसमी परिवर्तनों को निर्धारित करता है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बारिश, तापमान इत्यादि में संतुलन रखता है। तो ये 3 घटक हुए बायोस्फीयर के, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लिथोस्फीयर ठोस सतह और पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन देता है। फिर हाइड्रोस्फीयर जल चक्रों को बनाए रखता है और समुद्री जीवन का आधार है। फिर एटमॉस्फेयर जो है जलवायु को नियंत्रित करता है और जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करता है। और यदि इन किसी भी घटक में असंतुलन अगर उत्पन्न होता है तो इसका सीधा प्रभाव संपूर्ण जैवमंडल पर पड़ता है। इसलिए हमें इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। फिर है जैवमंडल का जो महत्व है वो अभी हमने देखा। तो अगर ऐसा आया क्वेश्चन कि एक साथ पूछा तो पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है, फिर प्राकृतिक चक्रों का संचालन करता है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, जल चक्र, फिर जैव विविधता का रक्षण करता है, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन रखता है जैसे कि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र, फिर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई वगैरह में ये महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि पारिस्थितिकी संगठन के स्तर कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 6 स्तर है पारिस्थितिकी संगठन के। तो पारिस्थितिकी क्या है, पहले तो ये जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है और वैज्ञानिकों ने इसे 6 स्तरों में विभाजित किया है। तो कौन से हैं, पहला है जीव, दूसरा है जनसंख्या, फिर समुदाय मतलब कम्युनिटी, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम और जैवमंडल। तो अभी हम लोग ये एक एक करके देखेंगे। तो देखो जीव क्या है, जीव ऑर्गेनिज्म, तो ये पारिस्थितिक संगठन का सबसे छोटा स्तर है। इसमें किसी भी एक जीवित प्राणी को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि बाघ, पेड़ या मछली कोई, तो कोई भी किसी को भी हम इसमें एज ए इंडिविजुअल ले सकते हैं या जीव ले सकते हैं। फिर जीवों का अध्ययन उनकी शारीरिक बनावट, फिर कार्यप्रणाली, अनुकूलन और उनके पर्यावरण से संबंधों के आधार पर किया जाता है। और उदाहरण के तौर पर देखें तो एक शेर जो है पैंथेरा लियो या एक आम का पेड़ मतलब मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये हुआ जीव। उसके बाद में दूसरा स्तर कौन सा है, जीव के बाद आती है जनसंख्या। मतलब अगर हम बाघ लें, टाइगर का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो जनसंख्या में क्या आएगा, टाइगर की इसमें
एक ही टाइगर आएगा, इसमें बहुत सारे टाइगर आएंगे जनसंख्या में। मतलब वही उसकी, मतलब किसी भी एक प्रजाति का जीवों का समूह जो एक स्थान पर रहते हैं और प्रजनन करते हैं। ठीक है, मतलब जब एक ही प्रजाति के कई जीव एक ही स्थान पर पाए जाते हैं और आपस में प्रजनन करते हैं तो वे एक जनसंख्या बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी टाइगर का एग्जाम्पल बोला। फिर जनसंख्या अध्ययन मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी में जनसंख्या घनत्व, फिर वृद्धि दर और संसाधन प्रतिस्पर्धा ये शामिल होते हैं। मतलब कि जनसंख्या कितनी है, उसका घनत्व कितना है, एक जगह पे कितने रहते हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है, फिर उनका वृद्धि दर मतलब उनका प्रजनन दर कैसा है, और फिर सॉरी वहाँ पे जो संसाधन पाए जाते हैं तो उसके लिए उन जीवों में कैसे प्रतिस्पर्धा चलती है वो बोला है। और उदाहरण के तौर पर देखें तो किसी भी जंगल में सभी बाघ, तालाब में सभी मछलियाँ, तो ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी एक जनसंख्या का। नेक्स्ट है समुदाय। तो ये क्या होता है, समुदाय विभिन्न जनसंख्याओं का एक समूह होता है जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, मतलब इंट्रैक्शन करते हैं। इसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के जीव सम्मिलित होते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव इत्यादि शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक तालाब में मछलियाँ, मगरमच्छ, शैवाल और माइक्रोब्स मिलकर एक पारिस्थितिकी समुदाय बनाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। जैसे कि ये जैविक और अजैविक घटकों का संयोजन होता है, जैविक और अजैविक घटकों का संयोजन होता है। जीवित प्राणी जैसे कि पौधे, जानवर वगैरह, और अजैविक मतलब जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, इन घटकों का एक साथ मिलन होता है। फिर प्राकृतिक और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र रहते हैं, जैसे कि जंगल, नदी, समुद्र, घास के मैदान, ये प्राकृतिक है। और कृत्रिम जो है वो खेत, मछली पालन केंद्र, ग्रीन हाउस, ये सब है। सॉरी। उसके बाद आता है बायोम। तो बायोम क्या होता है, समान जलवायु वाले पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा समूह होता है। मुख्य प्रकार कौन से हैं, सॉरी, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। स्थलीय बायोम में जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर टुंड्रा, टैगा, फिर घास के मैदान, रेगिस्तान, ये सब आते हैं। फिर जलीय बायोम में क्या आता है, फ्रेश वाटर और मराइन बायोम आते हैं। और आपको एक बात बता दूँ तो जो स्थलीय बायोम है उनकी अच्छे से अध्ययन किया गया है, उनका डिवाइड अच्छे से किया गया है। लेकिन आप देखो तो फ्रेश वाटर और मरीन, ये दो ही टाइप से जलीय बायोम में, तो उसको और खोजने की ज़रूरत है। ऐसे बोला जाता है कि वो अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की गई है कि जलीय बायोम में और कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसको कितने टाइप्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में है जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर, जो एक पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र जहाँ पे जीवन समूह है, और ये पारिस्थितिकी संगठन का सबसे उच्च स्तर है। इसमें पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है जहाँ जीवन समूह होता है। इसमें सभी जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, कम्युनिटी, जनसंख्या और जीव शामिल होते हैं। फिर इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल के वे सभी भाग शामिल है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। और इसका उदाहरण दे तो पूरे पृथ्वी का पर्यावरणीय तंत्र। तो अभी हमने पारिस्थितिकी संगठन के स्तर देखे, तो ये संक्षिप्त में देखते हैं। पहला क्या है, जीव, जो एकल जीव होता है वहाँ पे एक बाघ या एक पेड़। फिर जनसंख्या देखें तो वही उसकी ही एक प्रजाति के जीवों का समूह, किसी जंगल में सभी बाघ। फिर समुदाय क्या हुआ, विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्याओं का समुदाय। मतलब क्या होता है, बाघ, सिंह और फिर हिरन, ये सब, तो उनका यहाँ पे जंगल में पेड़, हिरन, बाघ, पक्षी सभी। फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जैविक घटक। तो जैविक घटकों के साथ अजैविक घटक मतलब क्या, वहाँ पे नदी भी आएगी, तालाब आएगा, जंगल आएगा। जंगल में जैविक मतलब पेड़ पौधे रहेंगे और जानवर रहेंगे। उसके बाद है बायोम। तो समान जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र, मतलब अभी टुंड्रा लेंगे तो वहाँ पे या किसी घास तल लेंगे तो वहाँ पे घास ही रहेगा, तो वैसा समान जलवायु वहाँ पे होगी। और
पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र होगा। फिर ये उष्णकटिबंधीय जंगल या टुंड्रा अटेगा, ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग बायोम के। फिर है बायोस्फीयर, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का जैविक क्षेत्र होता है, पूरी पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। उसके बाद में देखो बायोम और जैवमंडल में अंतर क्या है, मतलब दो लास्ट के जो भी है टाइप्स तो वो देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखो बायोम क्या है, समान जलवायु और पारिस्थितिक क्षेत्र का तंत्र का क्षेत्र। फिर ये संपूर्ण पृथ्वी का जैविक क्षेत्र है। इसकी व्याप्ति कहाँ तक है, ये बायोम जो है सीमित क्षेत्र पर रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोले तो जो हमारा 0 डिग्री होता है तो उसके ऊपर 23.5 और नीचे 23.5, तो उसको हम उष्णकटिबंधीय में डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे इसका क्या आएगा, पूरी पृथ्वी आएगा। इसके घटक कौन से हैं बायोम के, पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति, जलवायु। और जैवमंडल के क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, मतलब स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। और उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा अटेगा, घास स्थल, और यहाँ पे क्या आएगी, संपूर्ण पृथ्वी। उसके बाद है जैविक समुदाय, मतलब बायोटिक कम्युनिटी। तो ये क्या होता है, तो देखो जैविक समुदाय किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, मतलब जो जैविक रहते हैं वही, इसमें जानवर, पौधे, सूक्ष्मजीव, कवक, ये सब शामिल है। तो ये जैविक समुदाय के घटक कौन से हैं, जो हमने पहले ही देखे थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसमें उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स आएंगे, जिसमें पेड़ पौधे आएंगे, शैवाल आएगा, साइनोबैक्टीरिया। फिर उपभोक्ता में क्या आएगा, 3 आएगा, शाकाहारी जो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, फिर मांसाहारी, शाकाहारी पर, और सर्वाहारी मतलब सबको खाते हैं, और अपमार्जक मतलब जो भी इनसे बचा हुआ रहते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि गिद्ध और लकड़बग्गा। मतलब सर्वाहारी के खाने के बाद जो बचता है वो गिद्ध और लकड़बग्गा खाते हैं। और अपघटक मतलब क्या, जो मृत जीव है तो उनको अपघटित करके खाने वाले क्या रहते हैं, बैक्टीरिया, कवक और केंचुआ। फिर जैविक समुदाय की विशेषताएं क्या है, तो इसमें देखो जैविक समुदाय में मैंने क्या बोला, अलग अलग प्रजातियाँ जो जैविक है वो पाई जाती है, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इसमें क्या क्या है पहला है प्रजातीय संरचना। तो किसी समुदाय में, किसी विशेष समुदाय में पाए जाने वाली विभिन्न जीवों की संख्या और विविधता जो होती है, मतलब कितनी संख्या है, मतलब अभी किसी भी जंगल रहेगा तो वहाँ पे सपोज़ 50 है वहाँ पे संख्या 50, और विविधता कैसी है, तो वहाँ पे बाघ है, गिद्ध है, हिरण है, मनुष्य रहता है वहाँ पे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम। तो वो हुई विविधता। तो इसको कहा जाता है प्रजातीय संरचना। ये एक निर्धारित करता है कि जैसे कि कोई किस समुदाय में कौन कौन सी प्रजातियाँ मौजूद हैं और उनकी संख्या कितनी है। और उदाहरण के तौर पर देखें तो एक जंगल में बाघ, हिरण, पक्षी, कीड़े और पेड़, ये सभी समुदाय का हिस्सा होते हैं। फिर नेक्स्ट है जैव विविधता। तो किसी समुदाय में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता को जैव विविधता मतलब उससे हम लोग देख सकते हैं कि कितनी जैव विविधता है। अगर उसकी संख्या और विविधता बहुत ज़्यादा है, मतलब संख्या है 50 और उसमें बहुत सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जैव विविधता ज़्यादा है। फिर उच्च जैव विविधता का अर्थ है कि समुदाय अधिक स्थिर और लचीला है। ठीक है, अधिक स्थिर और लचीला है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी जैव विविधता होगी तो एक दूसरे के खाने के लिए या उनको पनपने के लिए कोई तो मिल जाएगा। जैसे कि वहाँ पे अभी जंगल में सिर्फ घास है और वहाँ पे कोई टाइगर है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जीवित रह पाएगा क्या, टाइगर नहीं रह पाएगा। फिर घास बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी, वहाँ पे जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रजाति रहेगी, घास। इसके लिए वहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ, जैसे कि घास, हिरण और बाघ, ऐसे हो गए तो क्या होगा, घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा, और बाघ नष्ट होने के बाद, मृत होने के बाद उसको अपघटक खाएंगे, तो फिर से पौधों के लिए या घास के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो इसके लिए जैव विविधता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम देखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं तो वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जबकि टुंड्रा क्षेत्र है वहाँ पे कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फीला इलाका ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट है प्रभुत्व। तो कुछ प्रजातियाँ अन्य की तुलना में अधिक संख्या में होती है और पर्यावरण को प्रभावित करती है। जैसे कि
जब किसी समुदाय में कुछ विशेष प्रजातियां अन्य की तुलना में अधिक संख्या में होती है और पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डालती है, तो उससे क्या कहा जाता है? प्रभुत्व कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक घास के मैदान में यदि एक विशेष प्रकार की घास अन्य सभी प्रजातियों की तुलना में अधिक पाई जाती है, तो वो क्या होती है? वो प्रभावशाली मानी जाती है, मतलब उसका डोमिनेंस ज़्यादा होता है। फिर है समुदाय की संरचना। थर्ड है समुदाय की संरचना। तो किसी भी समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की कितनी मात्रा है और किस प्रकार उसको वितरित किया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? संरचना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जीवों की ऊंचाई आती है, फिर उन जीवों का घनत्व कितना है, मतलब उनकी संख्या कितनी है, फिर वहाँ पे उनका स्थानीय वितरण कितना है, मतलब वो स्थान पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, मतलब कितनी संख्या में कहाँ पे है और कैसे है। और उदाहरण के तौर पर देखें तो वन समुदाय में वृक्ष की ऊंचाई अलग अलग होती है, तो ऊंचे पेड़, झाड़ियाँ और घास सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब उसको हमने क्लासीफाई किया, पहले बड़े पेड़ आएंगे, फिर छोटी छोटी झाड़ी आएगी और फिर घास आएगी, तो ये सभी उसमें रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समुदाय की संरचना। फिर क्या है? पारिस्थितिकी प्रभुत्व, मतलब इकोलॉजिकल डोमिनेंस। ऊपर क्या देखा हम लोग ने? सिर्फ डोमिनेंस देखा था। डोमिनेंस किस चीज़ का? हो सॉरी परस्पर क्रियाएं, जैसे कि पारिस्थितिकी प्रभुत्व, जैसे कि कोई एक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकती है। मतलब वो क्या करती है? एक ही प्रजाति का जीव बहुत अधिक प्रभाव डालता है दूसरी प्रजातियों पर, और वो पारिस्थितिक रूप से प्रभुत्वशाली कहलाता है। तो ये प्रजातियाँ अन्य जीवों के भोजन, आश्रय और विकास को प्रभावित कर सकती है। और एक सपोज़ एक दलदली क्षेत्र है, तो वहाँ पे मैंग्रोव जो वृक्ष होता है, तो वो उसका प्रभुत्व होता है। फिर ये परस्पर क्रियाएं, जैसे कि जैविक समुदाय में सभी एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध बनाए रखते हैं और उनका अस्तित्व जो है वो बना रहता है। इसमें ये विभिन्न इनके संबंध होते हैं, जैसे कि स्पर्धा, मतलब कंपटीशन होता है। दो या अधिक प्रजातियाँ एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। मतलब कि हिरन है तो उसको बाघ भी खाएगा और लायन भी खाएगा, मतलब टाइगर और लायन दोनों भी उस पर डिपेंड रहते हैं। तो ये हुआ स्पर्धा, मतलब कंपटीशन। फिर है परभक्षण। परभक्षण मतलब क्या? एक जीव दूसरे जीव का शिकार करता है, जैसे कि टाइगर खाएगा हिरन को। फिर परस्परता मतलब क्या? म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों जीवों को लाभ होता है। तो ये मैं यहाँ पे टाइगर और हिरन का क्यों एग्जांपल दे रही हूँ, घास का, क्योंकि वो आपको समझ में आए एग्जैक्टली क्या है, एक ही एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ आपको। और फिर सहजीवन क्या होता है? एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं होता, तो इसको बोलते हैं सहजीवन। फिर है उत्पादकता, जैसे कि समुदाय में ऊर्जा उत्पादन और स्थानांतर की दर। मतलब किसी भी समुदाय में उत्पादकता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी ऊर्जा का उत्पादन और स्थानांतरण हो रहा है। इसमें प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता भी शामिल होती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन अत्यधिक उत्पादक होते हैं, जबकि रेगिस्तान में उत्पादकता कम होती है। फिर है उत्तरदायित्व और अनुशीलता। तो समुदाय की पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूल क्षमता ही इसकी स्थिरता और उत्तरदायित्व को दर्शाती है। एक अधिक विविध समुदाय पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेलने में अधिक सक्षम होता है। और इसमें क्या होता है? एक उष्णकटिबंधीय जंगल है, तो इसमें अधिक सपोज किसी विशेष प्रकार के पेड़ कम हो जाते हैं, तो वहाँ एक अन्य प्रजातियाँ उनकी जगह ले सकती है, जैसे कि एक रेगिस्तान में ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसके उदाहरण क्या क्या है? जैविक समुदाय के वन पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र और घास के मैदान। फिर है प्रजाति विविधता, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या है? प्रजाति विविधता किसी पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनके वितरण को दर्शाती है। यह जैव विविधता के महत्वपूर्ण घटक है और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता व कार्यप्रणाली को ये प्रभावित करता है। मतलब अलग अलग प्रजातियाँ जो होती है तो उनको क्या बोलते हैं? प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके घटक कौन से हैं? प्रजाति संपन्नता, प्रजाति समानता, प्रजाति प्रभुत्व। मैं और भी चीज़ें बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसका एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो
कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है पीपीटी में, तो आप अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो इसके। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि और ऐसी वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। तो देखो प्रजाति संपन्नता क्या है। तो प्रजाति संपन्नता में क्या आता है, किसी क्षेत्र में मौजूद कुल प्रजातियों की संख्या। तो इसमें देखो ये किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या को ये दर्शाता है, मतलब पूरी संख्या को। तो अधिक प्रजातियों की उपस्थिति का अर्थ है अधिक जैव विविधता, मतलब बहुत सारी प्रजाति संपन्नता है वहाँ पे, मतलब स्पीशीज रिचनेस है। मतलब एक उष्णकटिबंधीय जंगल है तो उसमें 100 विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं सपोज। तो एक रेगिस्तान में केवल 10 ही प्रजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रजाति संपन्नता बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेगिस्तान। फिर है प्रजाति समानता। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रजातियों की संख्या में संतुलन कैसे बनाए रहता है। तो ये बताता है कि किसी भी समुदाय में विभिन्न प्रजातियाँ कितनी समान संख्या में पाई जाती है। यदि कुछ प्रजातियाँ बहुत अधिक या बहुत कम संख्या में है तो समानता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे बाघों की संख्या सपोज 100 है और हिरण की संख्या 10 है, तो ये क्या हुआ, ये प्रजाति समानता कम है वहाँ पे, मतलब समानता है ही नहीं, कम है वहाँ पे। तो उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि किसी वन में 50 बाघ और 50 हिरण है तो समानता अधिक होगी, और यदि वहाँ पे 90 हिरण और 10 बाघ है, या उल्टा बोल सकते हैं हम लोग उसको, तो ये क्या होगी, समानता कम होगी वहाँ पे। उसके बाद है प्रजाति प्रभुत्व। इसमें क्या है, कुछ प्रजातियाँ अधिक संख्या में होती है और पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डालती है। जैसे कि एक जंगल में साल के पेड़ पर बहुत अधिक संख्या में, मतलब साल के पेड़ जो है वो बहुत अधिक संख्या में है और अन्य पेड़ कम है, तो साल का वहाँ पे प्रभुत्व ज़्यादा रहेगा। फिर प्रजाति विविधता के प्रकार कौन से हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गैमा विविधता। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। तो अल्फा विविधता क्या है, अल्फा डाइवर्सिटी। इसमें किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों की विविधता, मतलब क्या, ये किसी विशेष क्षेत्र में विविधता को दर्शाती है। जैसे कि एक नदी में रहने वाली मछलियों की कुल प्रजातियों की संख्या, ठीक है, एक ही जगह की। फिर बीटा विविधता क्या है, ये दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों के भिन्नता को मापता है। मतलब दो अलग अलग, यहाँ पे क्या था, एक ही था, यहाँ पे क्या है, दो है, तो उनमें कितनी भिन्नता है तो उसको मापता है। और ये दिखाता है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियाँ कितनी अलग अलग है। जैसे कि एक जंगल और एक, मतलब एक जंगल है और एक घास का मैदान है, तो उसमें पाए जाने वाली प्रजातियों की वो तुलना करता है। फिर थर्ड है गैमा विविधता या गैमा डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, ये किसी बड़े क्षेत्र जैसे कि पूरे बायोम या देश में पाए जाने वाली प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है। जैसे कि पूरे भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की कुल प्रजातियाँ, मतलब एक ही जगह की, एक ही बायोम की, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र, ये पारिस्थितिकी, दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र, और ये एक ही बायोम में एक ही प्रजाति के कितनी टाइप्स होती है तो उसको गैमा विविधता दर्शाती है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको कि ये प्रजाति विविधता के टाइप्स कौन से और कैसे हैं। उसके बाद में है प्रजाति विविधता का महत्व क्या है। तो देखो प्रजाति विविधता का महत्व है, पहला तो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। मतलब अधिक प्रजाति विविधता से पारिस्थितिकी तंत्र अधिक स्थिर होता है और लचीला बनता है। फिर है खाद्य श्रृंखला को मजबूत करना, जैसे कि अधिक विविधता से खाद्य जाल मजबूत होता है। फिर पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति सहनशीलता बढ़ाना, मतलब विविधता अधिक होने से क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन या अन्य पर्यावरणीय संकटों को झेलने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है। फिर आर्थिक और औषधीय लाभ, जैसे कि कई प्रजातियाँ औषधीय, कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी होती है। देन प्रजाति विविधता को प्रभावित करने वाले घटक, मतलब कौन से घटक प्रजाति विविधता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है जलवायु। तो देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि अमेज़न का वर्षावन, कांगो बेसिन, भारतीय पश्चिमी तट, ये सब है। तो वहाँ पे गर्म और आर्द्र जलवायु लंबे समय तक रहता है। फिर अनुकूल परिस्थितियाँ रहती है, फिर अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं, वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में कम जैव विविधता पाई जाती है, जैसे कि अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र,
तो अत्यधिक ठंडा होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, सीमित संसाधन होते हैं और वहाँ पे जीवों की संख्या और विविधता भी कम होती है। और शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी सेम, वहाँ पे पानी की कमी, कठोर पारिस्थितिकी के कारण क्या होता है, वहाँ पे कम ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है भौगोलिक स्थिति, जैसे कि पहाड़ी और वर्षावन क्षेत्रों में अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे कि हिमालय, एंडीज और रॉकी पर्वत, यहाँ विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग तापमान और जलवायु के कारण विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और वर्षावन जैसे कि अमेज़न, इंडोनेशिया और पश्चिमी तट जो है भारत का, तो वहाँ पे क्या होता है, विविधता ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वर्षा अधिक होती है वहाँ पे, जलवायु अनुकूल होने के कारण वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में पौधे और जीवों की संख्या होती है। फिर प्राकृतिक आपदाएं, वहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ से प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, पौधे और जीव नष्ट होते हैं। फिर भूकंप और सुनामी से बहुत क्षति हो सकती है, जैसे कि 2004 में देखा हमने, हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर बाढ़ और सूखे की वजह से भी बहुत सारी वनस्पति और जीव विलुप्त होते हैं। फिर जंगल की आग, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में लगती है। अभी यूएसए में देखा हमने कि बहुत ज़्यादा क्षति हुई आग लगने की वजह से। फिर चौथा है मानव गतिविधियाँ, तो पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, प्रदूषण, ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि उसकी वजह से क्या होता है, जलवायु और भूमि प्रदूषण होता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण मनुष्य ही है। फिर शहरीकरण, शिकार और अवैध व्यापार, वनों की कटाई, ये सब चीज़ें हैं जो प्रजाति विविधता को हानि पहुंचाता है। फिर अभी नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन सी है, जैसे कि कीस्टोन प्रजातियां, फाउंडेशन प्रजातियां, अम्ब्रेला प्रजातियां और इंडिकेटर प्रजातियां। तो एक एक करके देखते हैं क्या है। तो देखो कीस्टोन प्रजातियां क्या है, तो ये प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। यदि ये प्रजातियां समाप्त हो जाती है तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन बना होगा या बनेगा। जैसे कि समुद्री उदबिलाव, मतलब सी वाटर जो है वो क्या करता है, समुद्री उदबिलाव, समुद्री सियार, मतलब समुद्री आर्चिन्स होते हैं तो उनको नियंत्रित रखते हैं, जो यदि अधिक हो जाए तो वो केल्पोनों को नष्ट कर सकते हैं। फिर भेड़िया, वुल्फ जो होता है वो क्या करता है, वो नेशनल पार्क में भेड़ियों की अनुपस्थिति से हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी और वनस्पति कम हो सकती है, जैसे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में ऐसे हुआ था। फिर ये जो है वो उनकी प्रचुरता भी ज़्यादा मतलब कम होती है और जैव भार भी कम होता है, मतलब बायोमास भी उनका कम होता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। फिर ये फाउंडेशन प्रजातियाँ, तो ये क्या है, फाउंडेशन प्रजातियाँ ये वो जीव होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली को आकार देते हैं और अन्य प्रजातियों की निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव वृक्ष, प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ का हम देखें तो ये क्या करते हैं, एक फाउंडेशन प्रजाति है और ये कोरल रीफ का निर्माण करते हैं और अन्य प्रजातियों को निवास, आवास प्रदान करती है। फिर अम्ब्रेला प्रजाति, तो इनका संरक्षण अन्य कई प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये आमतौर पर बड़े क्षेत्र की आवश्यकता वाली प्रजातियाँ होती हैं। जैसे कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है इसके निर्धारण के लिए, लेकिन सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये वाइड रेंज वाली होती है जिस पे बहुत सारी प्रजातियाँ निर्भर रहती हैं और ये थोड़ी बहुत हद तक कीस्टोन प्रजाति की तरह होती है और इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करती है और इसमें टाइगर, ग्रिजली बियर, नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल वगैरह आते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडिकेटर स्पीसीज़ या इंडिकेटर प्रजातियाँ, जैसे कि ये संकेतक प्रजातियाँ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या करती है, किसी एक पौधा या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है और ये क्या होता है, किसी प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होते हैं और ये चेतावनी के रूप में कार्य करती है, मतलब ये पर्यावरणीय परिवर्तनों का संकेत देते हैं।
जैसे कि मेंढक, लाइकेन, फिर कोई मछली हो जहाँ पे मतलब किसी भी तालाब या कहीं पे भी अगर प्रदूषण हुआ तो वो मछली को हम संकेतक के रूप में देख सकते हैं या इंडिकेटर स्पीसीज की वहाँ पे जल प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद है इकोटोन क्या है। तो देखो दोस्तों, इकोटोन मतलब सपोज यहाँ पे एक पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पे एक पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब यहाँ पे घास तल है और यहाँ पे नदी तंत्र है, नदी पारिस्थितिक तंत्र है। तो इन दोनों का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ का क्षेत्र उसको इकोटोन बोलते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको इकोटोन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता होती है, जैसे कि इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो इसकी वजह से जैव विविधता कहाँ पे अधिक होगी, ना यहाँ पे होगी ना यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब जो इकोटोन का क्षेत्र होगा वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों के जो विविधता है तो यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मैंग्रोव वन, घास का मैदान और नदी का किनारा। तो घास का मैदान और नदी का किनारा इन दोनों के बीच में मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन किसी भी समुद्र के तट पर होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या हुआ, वो एक संक्रमण का क्षेत्र होता है। इकोटोन की विशेषताएं क्या होती है, एक एक करके देखते हैं हम इकोटोन की विशेषताएं क्या है। पहला है उच्च जैव विविधता। तो यहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पारिस्थितिक तंत्र के जीव और कुछ प्रजातियाँ पाई जाती है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। किनारी प्रभाव, एज इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि जैव विविधता बढ़ने वाला प्रभाव है ये, जहाँ कुछ विशेष प्रजातियाँ केवल इकोटोन में ही मिलती है। मतलब इसमें कई प्रजातियाँ वहाँ पे सिर्फ पाई जाती हैं, जैसे कि जंगल और घास के मैदान के बीच के क्षेत्र में हिरण और कुछ विशेष प्रकार के पक्षी अधिक संख्या में मिल सकते हैं। फिर है संवेदनशीलता, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप ये या प्राकृतिक आपदाओं से जल्दी ये प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि मैंग्रोव वन यदि नष्ट हो जाते हैं तो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र दोनों को प्रभावित करते हैं, और किसी भी सुनामी आए या कुछ समुद्री जो वेव्स आए तो उससे संरक्षण करने में ये मैंग्रोव बहुत उपयोगी होते हैं। फिर पारिस्थितिकी संतुलन, इकोटोन क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखने में ये मदद करता है, और ये जैविक समुदायों के बीच ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है जैविक गतिविधियों की अधिकता, यहाँ पे जीवों के बीच अधिक परस्पर क्रियाएं होती है, जैसे कि परभक्षण, स्पर्धा, सहजीवन इत्यादि। और इकोटोन में भोजन की उपलब्धता अधिक होती है, जिससे कई जीव वहाँ पे निवास करना पसंद करते हैं। फिर है एज इफेक्ट क्या है, तो एज इफेक्ट में देखो, जब दो पारिस्थितिक तंत्रों का मिलन क्षेत्र होता है तो वहाँ पे जैव विविधता सामान्य की तुलना में अधिक होती है। ये एक अवधारणा है, ठीक है, ये एक अवधारणा, ये किसी जगह नहीं है, ये एक अवधारणा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता होती है इकोटोन क्षेत्र में। मतलब जहाँ पे दोनों पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता या जैव विविधता होती है, उसको बोलते हैं कोर इफेक्ट या एज इफेक्ट। इसके कारण क्या है, तो दो पारिस्थितिक तंत्रों का मिश्रण होता है यहाँ पे, तो दोनों की एक साथ वहाँ पे विशेषताएं पाई जाती है और यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है। तो मैंग्रोव समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पे मौजूद होती है मैंग्रोव वन में। फिर अधिक संसाधन की उपलब्धता होती है, जैसे कि किनारी क्षेत्र में भोजन, पानी, आश्रय उनकी मात्रा अधिक होती है, जिससे कि कई प्रकार के जीव यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जैसे कि जंगल और घास के मैदान के मिलन क्षेत्र में हिरण, खरगोश और शिकारी जानवर जैसे कि बाघ, तेंदुआ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, इसमें क्या है कि किनारी क्षेत्रों में जलवायु और तापमान जो होता है तो वो दोनों पारिस्थितिक तंत्रों के प्रभाव में होते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए ये क्षेत्र क्या होता है, अनुकूल बन जाता है। और नदी किनारे सपोज उसकी भूमि में जल और नमी अधिक होती है, जिससे यह क्षेत्र क्या होता है, वन्य जीवों के लिए उपयुक्त बनता है। फिर नई प्रजातियों का विकास, तो यहाँ पे क्या होता है, नई प्रजातियों का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों का परस्पर संपर्क होता है
और सपोज़ कुछ पक्षी और कीट केवल किनारी क्षेत्रों में ही जाते हैं, वहाँ पे वो दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की वहाँ पे नहीं मिलते। मतलब कोई भी दो यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे कुछ रहेंगे, तो यहाँ पे जो है रहते हैं बीच में इसके संक्रामक क्षेत्र में, तो वहाँ पे अलग ही होगी। फिर ये ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र क्रियाएँ जैसे कि शिकार रहेगा, शिकारी रहेगी, सहजीवन रहेगा, स्पर्धा रहेगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर प्रजाति जो प्रवासी प्रजातियाँ हैं उनका भी आश्रय स्थल बन जाता है। मतलब तटीय क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल होते हैं। फिर इसका महत्व क्या है? जैव विविधता को बढ़ाता है, मतलब यह पारिस्थितिक तंत्र की समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। फिर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। फिर संसाधनों का जो प्रभाव है वो नियंत्रित करता है। फिर मानव और वन्यजीवों के लिए उपयोगी है, जैसे कि खेती, मछली, फिर पारिस्थितिकी पर्यटन, ये सब के लिए ये उपयुक्त क्षेत्र बनाता है। तो हमने इसमें क्या देखा इस वीडियो में? पारिस्थितिकी क्या है, उसका संगठन के स्तर कौन से, जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम और बायोस्फीयर। और एक देखा कि बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल क्या है, जिसमें 3 घटक होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। जैविक समुदाय में देखा हम लोग ने उपभोक्ता, उत्पादक, उपघटक होते हैं। फिर प्रजाति विविधता देखी हमने। फिर अलग अलग प्रजातियाँ देखी, कीस्टोन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति और इंडिकेटर मतलब संकेतक प्रजातियाँ। फिर इकोटोन देखा और एज इफेक्ट देखा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी यहाँ पे हमने जैवमंडल और उसमें ये सब घटक देखे, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए इसके, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने में। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।